सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 32 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख स्तंभ। अर्थात आज हम बात करेंगे राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के योगदान के बारे में। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की एक लहर चली थी, एक प्रकार से सामाजिक और धार्मिक विसंगतियों के खिलाफ जो एक बौद्धिक हलचल पैदा हुई थी, उसमें अग्रदूत की भूमिका निभाने का जो श्रेय दिया जाता है, इस नव जागरण के जो अग्रदूत की जो भूमिका निभाई, वो निभाई थी राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित संगठन ब्रह्म समाज ने। राजा राममोहन राय और उनका संगठन ब्रह्म समाज ने बंगाल से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। हालांकि ये इनके जीवन काल में इस संगठन का और राजा राममोहन राय की गतिविधियों का कार्य क्षेत्र सिर्फ बंगाल तक सीमित रहा, लेकिन इससे एक प्रकार से बौद्धिक और सांस्कृतिक हलचल का एक दौर है वो पैदा किया गया। तो आज का हमारा जो ये व्याख्यान है, हम उसमें राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज ने जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जो अहम भूमिका निभाई, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम भली प्रकार से समझने के लिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इस टॉपिक को एक बेहतर समझ है वो बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारी जिस बिंदु पर फोकस रहेगा वो बिंदु है राजा राममोहन राय के परिचय और जीवन दर्शन से संबंधित। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के लिए राजा राममोहन राय ने कौन कौन से कार्य किए, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के किन कारकों पर उन्होंने अपना फोकस किया, सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या एफर्ट्स किए, इसकी व्यापक पड़ताल हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात होंगे कि राजा राममोहन राय के विचारों का जो संश्लेषित रूप के रूप में जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, उस ब्रह्म समाज ने राजा राममोहन राय के विचारों को उसकी मृत्यु के बाद में किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बाद में ब्रह्म समाज की परंपरा को आगे बढ़ाया, उन लोगों की सोच क्या थी और ब्रह्म समाज का प्रभाव है वो किस प्रकार से महसूस किया गया, इसकी हम एक व्यापक पड़ताल है तीसरे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जो योगदान है उसका मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे कि ये अपने जिन उद्देश्यों के लिए प्रारंभ हुआ था, उन उद्देश्यों में ये कहाँ तक सफल रहा और अगर कहीं कोई लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी जिसके कारण से ये ज़्यादा विस्तारित नहीं हो सका, तो वो कौन से कारण थे, इसकी भी हम व्यापक पड़ताल चौथे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। अंत में इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर भी हम कुछ बात करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान है वो, उसका टॉपिक है राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज का योगदान। तो हमारा व्याख्यान आज यहीं से प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय के परिचय के बारे में, उनके जीवन परिचय और उनके जीवन दर्शन के बारे में सबसे पहले हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो हम राजा राममोहन राय 1772 से और 1833, राजा राममोहन राय जैसा कि आप सभी जानते हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ उसके अग्रदूत थे। आधुनिक भारत के इनको प्रथम व्यक्ति की भी श्रेणी है वो दी जाती है, उनके संज्ञा से भी इसको संबोधित किया जाता है। तो राजा राममोहन राय के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में या राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों को समझने से पहले हमें इन राजा राममोहन राय के जीवन परिचय और उसके जीवन दर्शन किन चीज़ों से, किन कारकों से प्रभावित था, उसके जीवन दर्शन को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इसके बारे में जानना और समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि तभी ही हम राजा राममोहन राय के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में किए गए कार्यों को भली भांति समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा राममोहन राय के जीवन परिचय के बारे में। अगर मैं बात करूं राजा राममोहन राय के एक जीवन परिचय के बारे में, तो राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में जो बंगाल है उसमें एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। कुलीन ब्राह्मण परिवार भी ऐसा जो कि रूढ़िवादी परंपरा का पोषक था। उसमें पुरोहितवाद को मान्यता थी, कर्मकांडीय जो प्रधानता जो हिंदू समाज में व्याप्त थी उसको उस परिवार में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। ऐसे परिवार में जन्म हुआ था राजा राममोहन राय का। इनके पिता थे रमाकांत और माता का नाम था तारिणी देवी।
और जैसा कि मैंने कहा कि इनका परिवार कट्टर हिंदू मान्यताओं और परंपराओं का समर्थक था, भले ही उनका कोई तार्किक आधार नहीं हो, भले ही उनके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं हो, लेकिन ये जिस परिवार में पैदा हुए, जिस परिवार में इनका पालन पोषण हुआ, वो परिवार कट्टर हिंदू मान्यताओं का बहुत बड़ा समर्थक था। इसी परिवार के खिलाफ जाकर के इन्हें बाद में अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का कार्य करना था। ये हम थोड़ा देर से उसको समझेंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में। राजा राम मोहन राय के बारे में एक और बात है कि राजा राम मोहन राय को अपने जीवन काल में 1 दर्जन से अधिक भाषाओं पर उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ थी। संस्कृत, अरबी, फारसी, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू और अंग्रेजी भाषाओं पर उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। और इन 1 दर्जन से अधिक भाषाओं पर उनकी पकड़ का ही ये परिणाम था कि उन्होंने प्रत्येक धर्म से संबंधित जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जो जिस भाषा में प्रमाणिक रूप से लिखी गई है, उन प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ करके सभी धर्मों में अंतर्निहित छिपे हुए तत्व को उनको समझने में आसानी हुई। हिंदू धर्म की पुस्तकों को पढ़ने के लिए उनकी संस्कृत पर पकड़ अच्छी थी। अरबी और साहित्य के अरबी और फारसी भाषा के माध्यम से उन्होंने इस्लाम के बारे में बेहतर तरीके से जाना। ग्रीक भाषा के माध्यम से उन्होंने ईसाई धर्म के सिद्धांतों को जाना। और इसी प्रकार से उनकी विभिन्न प्रकार की भाषाओं पर जो पकड़ थी, उनसे उनको अलग अलग धर्मों की प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला। केवल किसी की कही गई बातों पर आधार पर या ट्रांसलेटेड पुस्तकों को उन्होंने अपनी सुविधा के लिए नहीं पढ़ा। उन्होंने जिस भाषा में जो पुस्तक सबसे पहले प्रमाणिक रूप में लिखी गई थी, उसी भाषा में उन पुस्तकों को पढ़ा। और उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में उनके विचारों में एक प्रकार से मौलिक दृष्टि पैदा हुई। वो प्रत्येक धर्म में छिपे हुए अंतर्निहित जैसे कि तत्व और दर्शन है, उसको समझ पाए। ये तभी संभव हो पाया जब उनको 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। न केवल ज्ञान था, केवल सतही ज्ञान नहीं था, उनमें पारंगतता उनको हासिल थी। अगर हम राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करें, तो राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में यानी 1809 से 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भी एक सरकारी सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का पिता, जागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी कुछ ऐसी बातें रखी जिसको हम थोड़ा बाद में, थोड़ी सी देर बाद उसकी विवेचना करेंगे। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने इस प्रकार से अपनी बात रखी कि उनको जन आंदोलनों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जीवन दर्शन, जो जीवन है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपना जो जीवन रहा, 1772 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1833 ईस्वी में जब ये लंदन जाते हैं तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले इन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए और अपने स्वतंत्र चिंतन को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए कई संगठन स्थापित किए, कई पुस्तकें लिखी, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने जिन महत्वपूर्ण संस्थान और संगठन की स्थापना की, वो महत्वपूर्ण संस्थान और संगठन थे। सबसे पहले उन्होंने जिस संस्थान और संगठन की स्थापना की, वो संस्थान था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। इस आत्मीय सभा के माध्यम से इसने नवयुवकों को, जो कलकत्ता के जो नवयुवक थे, उनको अपने आसपास जोड़ा और उनको तार्किक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। तो आत्मीय सभा के माध्यम से नवयुवकों को एक प्रकार से आधुनिक विचारों से परिचय कराने का काम किया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय का ऐसे ही दूसरे संगठन की बात मैं करूं तो हिंदू कॉलेज की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना के ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे, लेकिन इनका एक मित्र थे, डच घड़ीसाज डेविड हेयर। डेविड हेयर है, वो भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक प्रसारकों के रूप में भी जाने जाते हैं। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय की अच्छी मित्रता थी, एक विचारों में साम्यता के कारण। और डेविड हेयर ने जब भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार का बीड़ा उठाया, उनको लगा कि भारत के लोगों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए कुछ प्रयास किया जाना है। तो जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज खोला गया, उस कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में भरपूर सहयोग और समर्थन है वो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर को दिया। तो आप यहाँ पर गलती नहीं करें कि जब भी पूछा जाए कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का संस्थापक कौन है, तो हमें कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के संस्थापक तो डेविड हेयर है, लेकिन राजा राम मोहन राय भी इस संस्थान से जुड़े हुए थे। इस संस्थान की स्थापना में उन्होंने डेविड हेयर को सहयोग दिया था। इसके माध्यम से, इस संस्थान के माध्यम से भारत के लोगों को एक पाश्चात्य आचार विचार
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी गई, अंग्रेजी शिक्षा है, उनसे लोगों का परिचय हुआ। अगर मैं इसके तीसरे किसी संगठन की बात करूं तो राजा राम मोहन राय ने स्वयं का एक संगठन, बड़ा एक संस्थान स्थापित किया, वो थी वेदांत कॉलेज। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। वेदांत कॉलेज में राजा राम मोहन राय भारतीय शिक्षा और पाश्चात्य दर्शन यानी वॉल्टेयर है, लॉक है, इनके विचारों की पढ़ाई उस वेदांत कॉलेज के अंतर्गत की जाती थी। यहाँ पर एक प्रकार से भारत की जैसे कि प्राचीन जो उपनिषद और दार्शनिक परंपरा का अध्ययन किया जाता था और साथ ही पाश्चात्य दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन भी इस वेदांत कॉलेज में होता था। इस वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय की जितनी भी शिक्षाएं थी, जितनी भी उनका थॉट था और सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के लिए जो उन्होंने कार्य किए, उन सब की एक सम्मिलित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रह्म समाज की नींव रखी गई 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में। उन्होंने सबसे पहले इसका नाम ब्रह्म सभा दिया था, लेकिन बाद में इसका नाम 1833 ईस्वी में इसका नाम ब्रह्म समाज हो जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय के कुछ भारत की प्रजा के कल्याण के लिए, भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए, भारत के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विचार से परिचय करवाने के लिए, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए, हिंदू धर्म की जो बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे संगठनों की नींव रखी गई, जिसमें आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की नींव इसके द्वारा रखी गई। अब हम बात कर देते हैं कि राजा राम मोहन राय न केवल एक बहुत बड़े भाषाविद थे, अपितु उन्होंने कई प्रकार के समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी निकाली। लोगों के बीच में एक तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद के आधार पर अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए कि किस प्रकार से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसमें विसंगतियां आ गई हैं, जो बुराइयां आ गई हैं, जो कुरीति आ गई है, उनके मुद्दे पर लोगों को जागरण करने के लिए, उनके मुद्दे पर लोगों में एक चेतना पैदा करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो लेख लिखे, उन लेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य किया। लोगों को उन अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो विसंगतियां उनके हिंदू धर्म और समाज में पैदा हो गई थी, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया अपने विचार और अपनी लेखनी के माध्यम से। इन्होंने समाचार पत्र किसी एक ही भाषा में नहीं निकाले, उन्होंने अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाले, उन्होंने फारसी में समाचार पत्र निकाले, उन्होंने बंगाली में समाचार पत्र निकाले। इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जिन समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन किया या पत्रिकाओं का संपादन किया, उनमें सबसे पहले नाम लिया जाता है ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन। ये ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन है, वो अंग्रेजी में निकाली गई। दूसरी अगर उनके समाचार पत्र का मैं नाम लूँ तो संवाद कौमुदी, ये बंगाली में निकाली गई। तीसरा था उनका मिरातुल अखबार, फारसी में निकाला गया ये समाचार पत्र था और ये साप्ताहिक आधार पर निकलता था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी। उनकी सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उनके जीवन दर्शन की वास्तविक झलक मिलती है, उनके एक प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चिंतन की जो सर्वोत्कृष्टता जिस किसी पुस्तक में झलकती है, वो है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार नाम की ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक फारसी में लिखी गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी ईसा मसीह के उपदेश नाम से ये पुस्तक है, उसने लिखी। तो अगर हम राजा राम मोहन राय के जब जीवन के संबंधित कुछ पहलुओं की बात करते हैं तो इनकी अगर प्रोफाइल को देखें, उन प्रोफाइल को देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। एक परंपरागत रूढ़िवादी परिवार में पैदा होने के बावजूद, एक ऐसे परिवार में पैदा होने के बावजूद जो कि अतार्किक कर्मकांडीय प्रधानता पर जोर देते थे, जिसमें रूढ़िवाद हावी था, जिसमें पुरोहितवाद का वर्चस्व था, उस परिवार में एक ऐसे शख्स का पैदा होना और उस परिवार में एक शख्स का न केवल ऐसा पैदा हुआ बल्कि उन्होंने अपने जो चिंतन की प्रक्रिया को इतना विस्तारित कर लिया कि पूरे भारत के इतिहास में राजा राम मोहन राय अपनी एक अलग शख्सियत और एक पहचान रखते हैं। और अलग शख्सियत और पहचान रखे भी क्यों नहीं, वो पहले व्यक्ति थे आधुनिक भारत के, जिसे हम कहते हैं जिन्होंने मॉडर्न थॉट के आधार पर भारत के लोगों के बीच में अपनी बात रखी। परंपरागत सामाजिक मान्यताएं और कुरीति थी जो लोगों की उस समय के विचारों पर, लोगों के कल्याण के लिए जो उपकारी नहीं थी, लोगों के कल्याण के लिए जो उपयोगी साबित नहीं हो रही थी, उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया और अपनी जातिगत सर्वश्रेष्ठता को दरकिनार करते हुए उन्होंने सामाजिक समानता का संदेश दिया।
तो इस प्रकार का था राजा राम मोहन राय का। अगर हम लाइफ के बारे में उसके कुछ पहलुओं की चर्चा करें तो अब हम राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन को समझ लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन में किन तत्वों, किन कारकों का प्रभाव था, या उसके जीवन दर्शन को अगर हमें कुछ समझना हो तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन की। राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था कि वो इंडिविजुअल ह्यूमन डिग्निटी के बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि प्रत्येक मानव की प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रत्येक मानव की अपनी एक गरिमा होती है, किसी को भी उसकी गरिमा को तार तार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा सामाजिक समानता के सिद्धांत के भी बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि जाति के आधार पर जो हिंदू समाज में जो विभाजन किया गया है, हिंदू समाज में के जो एकता में जो दरार पैदा हो गई इस जाति के विभाजन के कारण, अस्पृश्यता के कारण, जातिगत प्रथा के कठोरता के नियमों के कारण, जिसके कारण से किसी व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठता का दर्जा दे दिया गया है, किसी को निम्न स्तर का दर्जा दे दिया गया है, यह स्वीकार्य नहीं था राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय का पूरा जो चिंतन था वो मानवीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। वो सामाजिक समानता के सिद्धांत के लिए अपनी मृत्यु तक लगातार संघर्ष करते रहे। वो समाज में जो सामाजिक और धार्मिक विसंगतियां थी, जिनके कारण से समाज में एक सामाजिक असमानता पैदा हो गई थी, जिसमें समाज के केवल कुछ ही वर्गों को, आबादी में बहुत थोड़े से लोगों को एक सारे विशेष अधिकारों का दावा वो करते थे। बाकी समाज में इतनी जातिगत कठोर विभाजन थे, जातीय कट्टरता इतनी थी कि बहुत सारे लोगों को अस्पृश्य और छुआछूत मान करके उनके साथ मानव जैसा भी व्यवहार नहीं किया जाता था। ये मानवीय प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत बड़ी चोट थी। और राजा राम मोहन राय के जिस प्रकार का चिंतन था, जिस प्रकार की उनकी वैज्ञानिक दृष्टि थी, उनके लिए ये बातें स्वीकार्य नहीं थी। तो राजा राम मोहन राय के जब भी जीवन दर्शन की हम बात करें तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मानवीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समानता में वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। और राजा राम मोहन राय का जितना भी जो चिंतन था, जितना भी उनका जीवन दर्शन जो विकसित हुआ, जिन्होंने बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनके जीवन दर्शन पर 3 कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। यह उनके जीवन दर्शन को मैं 3 छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से मैं समेट सकता हूं। वो हैं तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। तर्कवाद का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को, भले ही वो धर्मशास्त्र कहती हो, भले ही वो परंपरा और रीति रिवाज कहती हो, अगर वो मानवीय तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो ऐसी चीज, ऐसी परंपरा और ऐसे तत्व को स्वीकार करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे बोझ को, ऐसी कुरीति को और ऐसी सामाजिक विसंगति को, ऐसे सामाजिक विकृति पैदा करने वाले विचार को आपको त्याग देना चाहिए। यह कहता है तर्कवाद। तर्कवाद यह भी कहता है कि तर्कवाद का अगला कदम होता है विज्ञानवाद, कि किसी भी चीज की अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर पुष्टि हो जाए तो हमें उस विश्वास को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसकी पुष्टि नहीं करता है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। और मानववाद में भी उनमें गहरी आस्था थी। मानववाद का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य की गरिमा का सम्मान किया जाए। कोई भी मनुष्य ना ऊंचा है ना कोई बड़ा है, सब मनुष्य का होते हैं, अपने कर्म के अनुसार समाज में अपना स्थान पर प्राप्त करते हैं। लेकिन आपने केवल जन्म के आधार पर समाज के कुछ मनुष्यों को नीचा स्तर दे दिया, समाज के कुछ मनुष्यों को ऊंचा स्तर प्रदान कर दिया। यह मानववाद की भावना के खिलाफ था। और राजा राम मोहन राय का जितना भी चिंतन था, राजा राम मोहन राय का सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जो भी भारतीयों के समक्ष या बंगाल के जागरण के लिए उन्होंने जो भी कार्य किया, उसमें इन 3 तत्वों की प्रधानता थी, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद। ये इनके विचार चिंतन की प्रक्रिया के अहम हिस्से थे। तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद का जैसा समन्वय राजा राम मोहन राय में देखने को मिलता है, वैसा किसी अन्य समकालीन भारतीय राजनीतिक विचारक या चिंतक में नहीं दिखाई देता। राजा राम मोहन राय के चिंतन की, जीवन दर्शन की एक और बहुत बड़ी विशेषता थी कि राजा राम मोहन राय निसंदेह पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे। वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी अपनाना चाहते थे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होना, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो अपनी प्राचीन परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति के जो उदात्त पक्ष थे उसको भुला देने के पक्ष में थे। उन्होंने अपने प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन का जो संश्लिष्ट रूप, मिला जुला रूप उनके जीवन दर्शन में दिखलाई देता है। वो कहते थे कि वेद और उपनिषद में बड़ी तार्किक बातें कही गई हैं, लेकिन बाद में तथाकथित पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद की गलत व्याख्या के कारण से इन वेद और उपनिषद पर आधारित जो
तार्किक व्याख्या की गई थी उसको विकृत रूप में पेश कर दिया गया है, इसके राजा राममोहन राय इसके खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो प्राच्य दर्शन की जो आधारशिला है, वेद और उपनिषद में बड़ी तार्किक बातें कही गई है, उनका बड़ा वैज्ञानिक आधार है, तो हमें वेद और उपनिषद की बातों को अनुकरण करना चाहिए। और अगर हिंदू धर्म और समाज में किसी विकृति के कारण, गलत उद्देश्यों के कारण से उनकी गलत व्याख्या की गई है, तो हमें उन्हें सुधार करना चाहिए। राजा राममोहन राय ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमें वेद और उपनिषद की परंपरा को नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनका पूरा का पूरा जो ब्रह्म समाज का आधार था वो तर्कवाद और वेद और उपनिषद की बेस पर ही आधारित था, उसके ग्राउंड पर ही आधारित था। लेकिन जिस तरह का भारतीय समाज उस स्थिति में पहुंच चुका था, उसके लिए राजा राममोहन राय को यह लगता था कि जब तक हम पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिम के उन्नत जीवन मूल्यों से परिचित नहीं होंगे, तब तक भारतीय समाज में और उसकी धार्मिक प्रथाओं में जो विसंगतियां आ गई हैं, जो कुप्रथाएं विद्यमान हैं, जब तक हम इनको दूर नहीं कर लेते, भारतीय समाज को, हिंदू धर्म और समाज की परंपरा को हम ऊपर नहीं उठा सकते, उसे प्रगतिशील नहीं बना सकते, उसे सामाजिक समानता के सिद्धांत के साथ नहीं जोड़ सकते। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, ताकि भारत के लोग हैं वर्तमान परिस्थितियों में वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य हो, तर्क को अपनाएं और मानववाद की भावनाओं के आधार पर किसी भी परंपरा और कुरीति है उसका मूल्यांकन करें। तो ये राजा राममोहन राय के जीवन दर्शन के पहलू है। राजा राममोहन राय के जीवन दर्शन का एक और पहलू है, वो एकेश्वरवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। वो उनका अगर निर्गुण ईश्वर की उपासना के समर्थक थे और उन्होंने मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया। एकेश्वरवाद में इनका इतना प्रबल विश्वास था कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सबसे पहले 1809 ईस्वी में, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, जो फारसी भाषा में लिखी। उनकी इस एकेश्वरवाद में प्रबल आस्था के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, या हिंदू धर्म हो, या इस्लाम धर्म हो, सभी एक ही ईश्वर का संदेश देते हैं, सभी में अच्छाई है, सभी में सच्चाई है। लेकिन इन धर्म के प्रचारकों के द्वारा, इन धर्म के व्याख्याकारों के द्वारा इनकी गलत व्याख्या पेश करके सभी धर्मों के व्याख्याकारों ने इन धर्मों को इस तरह से पेश किया गया है कि अमुक धर्म दूसरे धर्म से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, अमुक धर्म के आचार विचार और पद्धतियों का पालन करने से व्यक्ति को जीवन से मोक्ष मिल सकता है। राजा राममोहन राय ने कहा कि यह सारा का सारा इन धार्मिक पुस्तकों का, धार्मिक मान्यताओं के गलत व्याख्या का नतीजा है। राजा राममोहन राय ने कहा सभी धर्मों में अच्छी बातों का समावेश है, सभी धर्मों में एक ही ईश्वर का संदेश दिया गया है, उनको आप भले ही अलग अलग नामों से पुकारें। तो वो एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल विश्वास था। और वो ने केवल उन्होंने भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं में जो विकार आ गए थे उनका चिंतन किया, अपितु अंतरराष्ट्रीयतावाद भी उनके चिंतन और उनके विचारों में मिलता है। हम उसे इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता हुई तो बड़े दुखी हुए और उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी सारी सार्वजनिक गतिविधियों को रोक दिया। लेकिन 1823 ईस्वी में स्पेनिश अमेरिकी क्रांति की सफलता पर उस क्रांति का इतना उन्होंने जश्न मनाया कि एक सामूहिक बोझ देकर के अपनी खुशी को अभिव्यक्त किया। दुनिया में कहीं भी उपनिवेशवादी सत्ता के द्वारा मनुष्य के अधिकारों का जो हनन किया जा रहा था, उनका उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा था, भले ही वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उनके प्रति उन्होंने अपना एक सहानुभूति प्रदर्शित की और उपनिवेशवादी शासन की उन्होंने हर जगह आलोचना की। राजा राममोहन राय की दृष्टि सभी राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग की थी, सभी राष्ट्रों के आपसी भाईचारे की थी। उनके विचारों में कहीं भी कट्टर राष्ट्रवादी की भावना नहीं झलकती, विश्व बंधुत्व की झलक है वो राजा राममोहन राय के विचारों में झलकती। वो उनके जीवन दर्शन का हिस्सा था। स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के वैश्विक ढांचे पर आधारित एक विश्व समाज के निर्माण में उनकी गहरी आस्था थी। राजा राममोहन राय संकुचित राष्ट्रीय चिंतन की सीमाओं से नहीं बंधे। अपने हिंदू धर्म का सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार करना उनका उद्देश्य था, लेकिन हिंदू धर्म के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार के कारण उन्होंने स्वयं को केवल राष्ट्रीय परिधि के अंदर नहीं बांधा। उनको लगा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मनुष्य का अगर शोषण हो रहा है तो वो मानव का शोषण हो रहा है, मानवीय गरिमा का शोषण हो रहा है, मानवीय समाज का शोषण हो रहा है। और जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि उनके जीवन दर्शन में मानवीय प्रतिष्ठा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य भी था कि जो अतीत काल की परंपराओं और रीतियों पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। वो कहते हैं कि न तो भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए, न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। वो कहते थे कि अतीत की कोई भी मान्यता है, अतीत की कोई भी परंपरा है, अगर वो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि और मानववादी मूल्यों पर खरी नहीं उतरती है
तो हमें उसका अनुकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पश्चिम में भी सब कुछ ठीक ही हो रहा है। हमें हमारे देश का मॉडर्नाइजेशन करना है, पश्चिम के कुछ अच्छे मूल्य उनको अपनाना है, लेकिन पश्चिम का कभी भी अंधा अनुकरण नहीं करना है। यह राजा राम मोहन राय की जीवन दृष्टि थी, राजा राम मोहन राय के जीवन दर्शन का सार था। उनको सभी धर्मों की अच्छाइयों पर विश्वास था और आधुनिकीकरण के समर्थक थे, क्योंकि पश्चिमी मुल्कों में, यूरोप में जो विभिन्न प्रकार के बौद्धिक चिंतक हुए, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद, धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में जो विचार रखा, उनके चिंतन की अच्छाइयों ने उन्हें प्रभावित किया। इसलिए वो चाहते थे कि भारत का पश्चिमीकरण न करके उसका आधुनिकीकरण किया जाए। लेकिन आधुनिकीकरण करने के लिए वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य जीवन मूल्यों को उसी सीमा तक अपनाने के लिए तैयार थे जहां पर वो उसके तर्कवाद पर खरे उतरते हों। तो ये राजा राम मोहन राय का जीवन दर्शन था। अब हम बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए भारत में कौन कौन से काम किए। अगर हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार की बात करें तो हम इसके बाद में भी बहुत सारे व्याख्यानों में कई व्याख्यान हमारे प्रसारित होंगे सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण पर। आप सभी को यह बात याद रखनी है कि भारत में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी उन सबको धार्मिक मान्यता मिली हुई थी। तो जब तक धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार या चोट नहीं की जा सकती, धार्मिक विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक सामाजिक कुरीतियों में किसी भी प्रकार से आप सुधार करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। इसलिए जितने भी सामाजिक चिंतक हुए हैं, उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के एजेंडे को साथ साथ बढ़ाया। उन्होंने उस धार्मिक मान्यताओं पर चोट की, उन धार्मिक मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए जिन्होंने समाज को बांट करके रखा था, समाज में विसंगतियां पैदा कर रखी थी और यह कह रखा था कि धर्मशास्त्र इसकी अनुमति देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि धर्मशास्त्रों पर केवल कुछ विशेष वर्ग का अधिकार था और वह समाज स्वार्थ में इतना डूब गया था कि उन्होंने धर्मशास्त्रों की एक प्रकार से गैर तार्किक व्याख्या करके उन सामाजिक कुरीतियों को मान्यता प्रदान कर दी कि ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया, लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था। तर्क के आधार पर राजा राम मोहन राय ने उन सभी मान्यताओं को, उन सभी परंपराओं को जो कि विसंगतियों के रूप में विद्यमान थी, जिसके कारण से भारतीय समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना है वो विखंडित हो गया था, जर्जर हो गया था, उसमें प्रगति के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते थे और जिसके कारण से अंग्रेजी सभ्यता धीरे धीरे भारत पर थोपी जा रही थी। क्योंकि भारत के जो वर्तमान में जो तात्कालिक समय में जीवन मूल्य प्रचलित थे वो व्यक्ति की गरिमा का सम्मान नहीं करते थे, उसमें महिलाओं को कोई मनुष्य का अधिकार नहीं था। तो उस समाज के खिलाफ खड़े होना और उस समाज के खिलाफ आवाज उठाना एक बहुत बड़ा कार्य था और राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में प्रयास किया। तो हम बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार किस दिशा में हुए और उनके धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक जागरण किस दिशा में संचालित हुए हैं। जब हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार के संदर्भ में किए गए कार्यों की बात करते हैं तो उन्होंने कठोर जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। जैसा कि मैंने कहा, उसके जीवन दर्शन में बताया कि वो मानवीय प्रतिष्ठा के बहुत बड़े, उनमें उनकी अगाध आस्था थी, सामाजिक समानता में विश्वास करते थे। लेकिन जाति प्रथा के आधार पर जो हिंदू समाज में जो असमानता का बीजारोपण किया था वो इसके सख्त खिलाफ थे। वो उनका कहना था कि कोई भी मनुष्य जाति के आधार पर ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, मनुष्य के कर्म बड़े होते हैं। तो जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने जाति प्रथा को कहा कि जाति प्रथा ही वो है जिन्होंने हिंदू समाज में एक गहरी खाई पैदा कर रखी है। हिंदू समाज जो आज बिखराव का शिकार है उसका सबसे बड़ा कारण ये जाति प्रथा है। जातिगत जो विभाजन किया गया है, जातिगत जो विषमता का व्यवहार किया जाता है, उसके कारण से इस हिंदू समाज में एक प्रकार से दरार पैदा हो गया। जाति प्रथा ने दो प्रकार से गलत कार्य उस समाज में कर रही थी, ऐसा राजा राम मोहन राय कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जाति प्रथा के कारण से एक तो मानव से मानव में असमानता की गई और दूसरा विभिन्न जातियों के बीच में इतने विभेद पैदा कर दिए गए कि किसी एक सामूहिक मुद्दे पर वो एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामूहिक अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उपनिवेशवादी शासन का जो दुष्परिणाम भारत को भुगतना पड़ रहा है उसको ये देख नहीं पा रहे। उनमें उस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना नहीं है, क्योंकि ये जातिगत विभाजनों के दायरे से कभी उठ ही नहीं पाए और जब तक जातिगत विभाजनों के दायरे से नहीं उठ पाएंगे, हिंदू समाज की व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जा सकता। हम एक राष्ट्र के रूप में कभी एक संगठित नहीं हो सकते। तो उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ अपनी कठोर आवाज उठाई और राजा राम मोहन राय ने अगर सामाजिक सुधार में सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था तो महिलाओं के हकों के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई।
महिलाओं की पुरुषों के अधीन हमेशा बने रहने की जो प्रवृत्ति भारतीय समाज में विकसित हो गई थी पितृसत्तावाद के कारण, उसने उनकी इसकी घोर निंदा की और पुरुषवादी मानसिकता का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी कुछ काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, महिलाओं को भी अपने जुड़े हुए, अपने हित से जुड़े हुए फैसलों को लेने की आज़ादी होनी चाहिए। उस तात्कालिक भारतीय समाज में विधवाओं की जो अवनत स्थिति थी, विधवाओं को जो नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था, बहु विवाह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, बाल विवाह की उन्होंने खुलकर आलोचना की। और इसके अलावा राजा राममोहन राय ने सबसे बड़ा जो मूवमेंट चलाया महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, वो था सती प्रथा के खिलाफ मूवमेंट चलाया। 1818 ईस्वी के बाद तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट सती प्रथा के अंत करने के लिए चलाया। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो ये है कि राजा राममोहन राय के जब बड़े भाई का निधन हो गया तो उनकी जो बड़े भाई की जो पत्नी है वो अपनी पति की चिता के साथ जल करके मर जाती है। राजा राममोहन राय ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार वाले जो कट्टर रूढ़िवाद के समर्थक थे, जो हिंदू धर्म की जो पुरोहितवाद कर्मकांडीय व्यवस्था है उसमें गहरी आस्था रखते थे, उन्होंने राजा राममोहन राय की बातों को नजरअंदाज कर दिया। और राजा राममोहन राय ने जब अपने परिवार में ही एक महिला को सती होते हुए देखा तो उनका हृदय है अंदर से उन बड़ा दुख से भर गया। उनको बहुत पछतावा हुआ कि मैं इस सती होने को नहीं रोक पाया। इसके बाद में राजा राममोहन राय ने अपने जीवन का यह ध्येय बना लिया कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि किसी कानून के माध्यम से सती प्रथा को बैन नहीं कर दिया जाए, इसमें इस प्रथा को प्रोत्साहन देने वाले लोगों को दंडित नहीं कर दिया जाए। इसके बाद राजा राममोहन राय बहुत बड़ी मुहिम चलाते हैं और जिन हिंदू धर्म के तथाकथित टीकाकारों और व्याख्याकारों ने यह कह रखा था कि सती का एक पति की चिता के साथ जल करके मर जाने को महिला के एक सम्मान और गौरव के साथ देखा जाता था और यह कहा जाता था कि इससे हिंदू समाज में नैतिकता और शुचिता है वो बरकरार रहेगी। लेकिन राजा राममोहन राय ने जो वेद और उपनिषदों का सहारा लेकर के ये बताया कि किसी भी वेद और उपनिषद में सती का समर्थन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म के तथाकथित टीकाकार जो व्याख्याकार हैं, जो पुरोहितवादी व्यवस्था है, जो अनैतिक कर्मकांडीय जो व्यवस्था है, उन्होंने इस प्रकार की एक मनगढ़ंत प्रथा है उसको समाज में प्रचलित कर दी गई है जिसमें एक महिला को जलती हुई चिता में झोंक दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने कहा यह शास्त्र की आड़ में एक हत्या है और राजा राममोहन राय ने बहुत सारे जो ज्ञापन भेजे, अपने आसपास लोगों का जन समर्थन जुटाया। उन्होंने गवर्नर जनरल के साथ लगातार पत्राचार किया, ब्रिटिश संसद को इसके संदर्भ में ज्ञापन दिए और उनके अथक और निरंतर प्रयासों का परिणाम था कि 1829 ईस्वी में जब तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने एक कानून बना करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत जो भी किसी महिला के सती होने के लिए प्रेरित करेंगे, यह महिला के सती होने में सहायक होंगे, वो सब लोग कानून की नजर में दंडित होंगे, वो एक अपराधी के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। राजा राममोहन ने सती प्रथा के खिलाफ जो अभियान चलाया उसकी सार्थक परिणति 1829 ईस्वी में देखने को मिलती है। हालांकि सती प्रथा उस समय बंगाल के कुलीन वर्गीय परिवारों में और उच्च वर्ग के परिवारों में प्रचलित थी, समाज के निचले वर्गों में उसका प्रचलन नहीं था। लेकिन 1829 में कानून भले ही बना दिया गया सती प्रथा के खिलाफ, लेकिन उस कानून से कोई ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिला क्योंकि लोगों की अपने धर्म में इतनी गहरी आस्था उनके अंदर विद्यमान थी कि उस आस्था के आगे वो किसी भी तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और लगातार है यह सती प्रथा है किसी ना किसी रूप में देश के अन्य अन्य हिस्सों से लगातार वो आते रहे उसके केस। लेकिन राजा राममोहन राय को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक मुहिम चलाई, एक कानून तो बनाया। हालांकि 1987 ईस्वी में जब देवराला में रूप कंवर ने अपने पति की चिता के साथ जल करके मर गई तो उन्होंने आधुनिक भारत में सभी संविधान निर्माताओं, सभी पॉलिटिशियन, सभी प्रबुद्ध नागरिकों को झकझोर दिया। तब जाकर के सती प्रथा के खिलाफ एक कठोर कानून बनाया गया, दंडात्मक कानून बनाया गया। राजा राममोहन राय का भी एक एफर्ट था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो भारत के समाज के सामाजिक और धार्मिक ढांचे को जिसमें कुरीतियां, जिसमें विसंगतियां इतनी गहराई से पैठ कर दी गई थी कि अपनी धार्मिक मान्यता और आस्था में किसी भी खिलवाड़ को वो अपने अस्मिता के साथ एक खिलवाड़ मानते थे। उस समाज से अपेक्षा करना कि किसी कानून बनाने से वो इन कुरीतियों को, इन विसंगतियों को छोड़ देंगे, यह बड़ा मुश्किल कार्य था। ऐसी कल्पना करना,
ऐसी उम्मीद करना। लेकिन राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के तहत सती प्रथा को बैन कराने के लिए कार्य किया। जीवन भर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जब संघर्ष किया और इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जब संघर्ष किया तो अपने ही परिवार के विरोध का उनको सामना करना पड़ा। यहां तक कि इनकी जो मां है, कट्टर हिंदूवादी और पुरोहितवादी व्यवस्था के जो लोग थे, जब उन्होंने राजा राम मोहन राय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो इनकी मां ने भी उन्हीं भी कट्टर रूढ़िवादियों का समर्थन दिया, और इसका नतीजा यह हुआ कि राजा राम मोहन राय को घर से निकाल दिया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया, जाति से बहिष्कृत किया गया, हिंदू धर्म से उनको बेदखल कर दिया गया। लेकिन राजा राम मोहन राय अपने विचारों में और अपने सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में वो झुके नहीं, वो अपने विचारों पर अटल रहे, अडिग रहे। उन्होंने वेद और उपनिषद और हिंदू के जो शास्त्र थे उनका प्रमाण देकर के कट तर्क रखे, और उन्होंने कहा कि अगर तर्कों के आधार पर आप मुझे गलत साबित कर दोगे तो मैं ये जो कार्य कर रहा हूं सामाजिक सुधार के लिए, जो मैंने मुहिम चलाई है, मैं उससे पीछे हटने के लिए तैयार हूं। लेकिन तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद के आधार पर आप इन चीजों को सही ठहराइए। किसी के पास किस प्रकार का कोई तर्क नहीं था इन विसंगतियों के खिलाफ, इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। और राजा राम मोहन राय निरंतर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे। अब हम राजा राम मोहन राय के अगर धार्मिक सुधार की बात करें, सांस्कृतिक जागरण के लिए जो प्रयास किए उसकी बात करें, तो राजा राम मोहन राय एक पुरोहित परिवार में जन्म लेने के बावजूद, कट्टर रूढ़िवादी हिंदूवादी मान्यताओं के समर्थक परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पुरोहितवाद की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस पुरोहितवाद के कारण से समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक विसंगतियां और कुप्रथाएं विद्यमान है। इस पुरोहितवाद ने हिंदू धर्म का जो वास्तविक शुद्ध रूप था, जो वेद और उपनिषदों में जो तार्किक बातें रखी गई थी, उस हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है। इसने ऐसी ऐसी कर्मकांडीय व्यवस्थाएं प्रचलन में ला दी है जिनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की। उन्होंने अंधविश्वासों के नाम पर पुरोहितों के द्वारा जो हिंदू समाज के लोगों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा था, उनको कर्म कांडों में उलझा करके रखा गया था, उनको जिन सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक विसंगतियों को धर्म के नाम पर, धर्म में आस्था के नाम पर बहला फुसला करके जिन परंपराओं का पालन किया जा रहा था, ऐसे अंधविश्वासों के खिलाफ थे राजा राम मोहन राय। उनके जीवन का एक उद्देश्य था कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना। इसलिए उन्होंने एकेश्वरवाद की भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपने मूर्ति पूजा का जो दौर पहला रखा है, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर एक ही है, सभी धर्मों का ईश्वर एक है, सभी धर्म अच्छी बातों का उपदेश देते हैं। और उन्होंने हिंदू धर्म को बुराइयों को दूर करने के लिए, अगर उनको लगा कि ईसाई धर्म की अच्छाइयों से भी कुछ बातें ली जाए, तो उन्होंने परहेज नहीं किया। इस्लाम के कुछ विचारों को भी अपनाने के लिए तैयार थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की परंपराओं को भी अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम की कुछ अच्छी बातों की प्रशंसा की तो रूढ़िवादी हिंदुओं ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये राजा राम मोहन राय तो अपने धर्म से बहिष्कृत हो गए हैं, इनका तो एक प्रकार से धार्मिक रूपांतरण हो गया है, ये हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म को कमजोर करने में नहीं लगे हुए थे, वो हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे, हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी। अगर ऐसा होता तो राजा राम मोहन राय भी ईसाई बन चुके होते। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्ति की थी, पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे। उन्होंने इस्लाम की प्रशंसा की, ईसाई धर्म की प्रशंसा की, लेकिन जहां ईसाई धर्म की बुराइयां थी वहां ईसाई धर्म की बुराइयों को उजागर किया, इस्लाम धर्म की बुराइयों को उजागर किया। लेकिन उनका मेन उद्देश्य यह था कि जिस भी धर्म से जो अच्छी बातें हैं उनको लेकर के हिंदू धर्म का पूरी तरह से उसका पूरा आमूलचूल बदलाव कर दिया जाए, ताकि हिंदू धर्म अपनी जो सामाजिक विसंगतियां हैं, धार्मिक विकृतियां हैं, उनसे मुक्त हो जाए और हिंदू धर्म का वो उदात्त चेहरा जो है वो पेश हो, जो मानवता की भलाई के लिए, प्रत्येक मनुष्य की सामाजिक समानता की बात करें, मानवीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बात करें, जो गैर तार्किक कर्मकांडीय प्रवृत्ति पर रोक लगाए। तो ये राजा राम मोहन राय का धार्मिक चिंतन था। राजा राम मोहन राय ने कभी भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को और परंपराओं को नहीं छोड़ा, लेकिन वो ऐसी मान्यताएं और परंपराओं को अपनाने के खिलाफ थे जो किसी भी प्रकार से तर्क पर कसौटी नहीं उतरती है, जो अंधविश्वासों का समर्थन करती है, जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है। उन्होंने अपने जीवन भर निडर धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया। अपने धार्मिक चिंतन के लिए अपने धार्मिक विचारों को उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के सामने रखा और हिंदू धर्म के कट्टर रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध भी किया। और 1829 ईस्वी में जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बनवाया, तो 1830 ईस्वी में एक धर्म सभा नाम का रूढ़िवादी हिंदू संगठन ने
राजा राम मोहन राय के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ जाकर के इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में अपील की और उन्होंने कहा कि यह भारत की धार्मिक सामाजिक मान्यताओं के ऊपर एक आक्रमण है, एक अतिक्रमण है और भारत के शास्त्रों में भी यह लिखा गया है कि सती प्रथा वैध है। लेकिन उनके पास कोई तर्क नहीं थे। राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल तर्कों के आधार पर, क्योंकि उनका संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ थी और उन्होंने उन वेद और उपनिषदों को पढ़ा, वेद और उपनिषदों का उन्होंने तार्किक विवेचना की और यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी वेद और उपनिषद में सती प्रथा को वैध नहीं ठहराया गया। तो इस धर्म सभा ने 1830 ईस्वी में के खिलाफ एक अपील की, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बना हुआ था वो कानून लगातार जारी रहा। निडर धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया, यहां तक कि उनको अपने धर्म से बहिष्कृत भी कर दिया गया। उनके परिवार वालों ने, उनकी मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया उनके निडर धार्मिक और सामाजिक विचारों के लिए। तो राजा राम मोहन राय ने फिर भी उस हिंदू धर्म और के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए और उन्होंने एक तत्व चिंतन दिया कि इन 3 मूल्यों के आधार पर अगर कोई परंपरा, कोई मान्यताएं कसौटी उतरती है, खरी उतरती है, तो आप उनको अपनाने के लिए स्वतंत्र हो। तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद के अलावा वो किसी अन्य तर्क को, अन्य किसी विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और आधुनिक होने का भी तात्पर्य यही है, जिसे हम कहते हैं कि आधुनिकता कहते किसे हैं, जिसमें तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद की दृष्टि से वो चीजों को देखता हूं, उनका मूल्यांकन करता हूं, उसे हम कहते हैं आधुनिक। और इन अर्थों में सच्चे प्रथम भारतीय आधुनिक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए नहीं काम किया, उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने सांस्कृतिक जागरण के रूप में उन्होंने बांग्ला भाषा में एक व्याकरण की पुस्तक की रचना की और बांग्ला भाषा में विभिन्न प्रकार की पत्र और पत्रिकाएं निकाली और लोगों के बीच में बांग्ला भाषा को इस प्रकार से पेश किया कि वो एक सुरुचिपूर्ण संवाद शैली के रूप में एक भाषा का माध्यम बन सके। उनको अपनी भाषा पर भी गर्व था। वो कभी भी अपनी जो परंपरागत मूल्यों से उन्होंने कभी विच्छेद नहीं किया। उन्होंने विच्छेद, उनकी आपत्ति थी उन विकृतियों जैसी, उन विसंगतियों से जिनका कोई तार्किक आधार नहीं था। तो बांग्ला भाषा के सांस्कृतिक उत्थान में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक प्रश्नों पर भी अपनी राय रखी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू थी, हमने विस्तार से इसकी विवेचना की, लेकिन स्थायी जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को, जो कंपनी को और सरकार को जो लगान देना था उसकी राशि तो तय कर दी गई थी, लेकिन किसान जो उसके अधीनस्थ बना दिए गए थे, उन किसानों को लगान कितना देना है इसकी राशि निश्चित नहीं की गई थी। इसकी आड़ में ये जमींदार है वो किसानों का निरंतर शोषण करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। राजा राम मोहन राय को स्वयं एक जमींदार परिवार से थे, ब्राह्मण कुलीन परिवार से थे, रूढ़िवादी परिवार से थे, लेकिन किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा था, किसानों के लिए लगान कितना चुकाना है इसकी राशि प्रत्येक वर्ष वो बढ़ती रहती थी। मनमाने लगान की वसूली करते थे जमींदार। तो जमींदारों की उत्पीड़क कार्रवाइयों की निंदा की और उन्होंने ये कहा उस समय की ब्रिटिश सरकार से कि आप किसानों के लिए भी लगान की राशि है वो निश्चित कर दें, ताकि किसान को ये पता हो कि मुझे कितना लगान चुकाना है अगले साल, जिससे कि उसको कृषि के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले। तो जमींदारों की उत्पीड़क कार्रवाइयों की उन्होंने निंदा की और भारतीय वस्तुओं पर जो इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में जो भारी भरकम शुल्क लगता था, उन्होंने भारतीय वस्तुओं को विदेशी बाजारों में खपाने के लिए उन्होंने कहा कि भारत पर मुक्त व्यापार की नीति लाद गई है। लेकिन भारत के साथ जो मुक्त व्यापार की नीति लाद दी गई है, भारत में तो ब्रिटिश वस्तुओं पर कोई कर नहीं लग रहा, लेकिन जब भारतीय वस्तु इंग्लैंड में बिक्री है, यूरोप के बाजारों में बिक्री है, तो भारतीय उत्पादकों को बहुत बड़ा कर देना पड़ता है, जिसके कारण से भारतीय वस्तु वहां पर बिक नहीं पा रही। तो उन्होंने कहा कि भारत में भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, भारतीय दस्त शिल्पकारों को संरक्षण देने के लिए आवश्यक है कि भारतीय वस्तु पर लगाए गए भारी कर है उनको हटाया जाए, एक न्याय संगत कर का आरोपण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने उच्च पदों का जो अंगलीकरण कर दिया गया था, उनका यह कहना था कि भारतीय हितों की और भारत में भारतीय हितों की जब तक अच्छी प्रकार से देखभाल नहीं की जा सकती, उनकी निगरानी नहीं की जा सकती, उनकी पैरवी नहीं की जा सकती, जब तक कि कुछ उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं बिठाया जाए। तो उन्होंने उच्च पदों के भारतीयकरण करने की मांग की ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश सरकार से, और तत्कालीन गवर्नर जनरल को इस संबंध में कई उन्होंने पत्र लिखे, कई ज्ञापन दिए। इसके अलावा उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारत के संदर्भ में लागू करने की वकालत की। हालांकि
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर वह प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया था, लेकिन व्यवहार में उसको उस तरीके से लागू जब नहीं किया गया तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की मांग उठाई ताकि मानवीय प्रतिष्ठा और मानवीय गरिमा के हितों की रक्षा की जा सके। और उन्होंने कहा कि जूरी के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाए। जूरी का तात्पर्य यह है कि कोई एक व्यक्ति की बेंच ही किसी मामले में अपना फैसला नहीं दे, कुछ 3-4 व्यक्तियों की कोई बेंच बने और वो किसी मुद्दे पर अपनी राय रखे और बहुमत से जो भी फैसला हो वो फैसला है वो न्यायिक ढंग से सही होगा, तार्किक होगा, ऐसी मांग है उन्होंने राजा राम मोहन राय ने न्यायिक समानता के लिए की। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय न्यायाधीशों को भी, यूरोपीय लोग अगर भारत में कोई अपराध कर रहे हैं तो भारतीय न्यायाधीशों को भी उनके मामले को सुनने का अधिकार है वो दिया जाना चाहिए, तभी हम न्यायिक समानता के आदर्श की बात कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने इन राजनीतिक प्रश्नों को उठाया। राजा राम मोहन राय ने धन निष्कासन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का जो धन तेजी से विभिन्न रूपों में इंग्लैंड में बेचा जा रहा है और भारत में उसकी एवज में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल भारत को नहीं मिल रहा, भारत की संपदा का निरंतर दोहन किया जा रहा है इंग्लैंड के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए, उस धन निष्कासन की प्रक्रिया को रोका जाए, भारत में भी पूंजीवादी उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए। राजा राम मोहन राय ने तात्कालिक मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे जो 1806 से 1837 ईस्वी तक औपचारिक रूप से केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर वो मुगल बादशाह की पदवी धारण किए हुए रहते हैं, क्योंकि इस समय तक ज़्यादा तक ब्रिटिश प्रशासित ब्रिटिश शासन है, वो मुगल बादशाह की जितनी भी टेरिटरी थी उस पर उसी का शासन चलता था, लेकिन मुगल बादशाह के पद को उन्होंने बनाए रखा ताकि भारत के लोगों को एक केवल ऊपर से उनको संतुष्ट किया जा सके। तो जब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे उसके अधिकारों को, मुद्दों को लेकर के वो ब्रिटिश संसद के सामने भी उपस्थित हुए। ब्रिटिश संसद के सामने उपस्थित हुए, उन्होंने अकबर द्वितीय के अधिकारों का मुद्दा है वो उठाया और ये अकबर द्वितीय ही थे जिन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो राजा राम मोहन राय का सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं पर ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर भी अपनी खुलकर के बात रखी। तो भारत में राजनीतिक जागरण के प्रारंभिक प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। अब हम बात कर लेते हैं कि राजा राम मोहन राय को जिस रूप में जाना जाता है और राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में जो भी सुधार किए जाने थे, जिस प्रकार का उन्होंने थॉट प्रोसेस रखा, जिस प्रकार के अपने उन्होंने विचारों को प्रस्तुतिकरण दिया, उन सब विचारों की अगर एक सम्मिलित अभिव्यक्ति के रूप में, एक सामूहिक अभिव्यक्ति के रूप में, एक एकीकृत नाम के रूप में हम किसी संगठन को याद करते हैं तो वो है उनके द्वारा स्थापित किया गया संगठन ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित किया गया। ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस जो नवीन संगठन जो स्थापित हुआ था इसके दो आधार थे, दो आधारों पर यह काम करता था, एक तर्कवाद और दूसरा वेद और उपनिषद। तर्कवाद ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक आधुनिकता का परिचायक था और वेद उपनिषद के माध्यम से वो प्राच्यवाद से खुद को जोड़ रहे हैं, लेकिन वेद और उपनिषद की तार्किक व्याख्या भी वो यहां करने पर जोर दे रहे हैं। तो जो ब्रह्म समाज की संस्था के दो आधार थे वो थी तर्क शक्ति, वेद और उपनिषद। अब इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य राजा राम मोहन राय का जितना भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चिंतन था, मेनली सामाजिक और धार्मिक चिंतन, और वो भी हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, हिंदू धर्म के सामाजिक और धार्मिक ढांचे में जो विकृति आ गई थी उन विकृतियों को दूर करना, इस नवगठित जो संस्था है उसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ करना और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना। एकेश्वरवाद को जब प्रतिष्ठित करने की बात आ रही है वहीं पर ये पुरोहितवाद की निंदा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं, मानवीय प्रतिष्ठा की बात कर रही है, सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं। तो इनके ब्रह्म समाज ने उसी दिशा में कार्य किया। विभिन्न प्रकार के, अक्सर राजा राम मोहन राय का विदेशों में आना जाना लगा रहता था। उन्होंने फ्रांस की भी यात्राएं की और उनकी ज्यादातर जो यात्राएं होती थी वो इंग्लैंड में होती थी। जब 1833 ईस्वी में वो किसी भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न को उठाने के लिए जब लंदन गए हुए थे तो वहां पर उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यह ब्रह्म समाज के नव स्थापित संगठन के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। कुछ समय के लिए ब्रह्म समाज के जो अनुयायी इसके साथ जुड़े थे उनको समझ नहीं आया कि अभी समाज को, संगठन को किस प्रकार की दिशा दी जाए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो इसके सहयोगी थे राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्यक्रम में।
उनमें हम याद कर सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राधाकांत देव और ताराचंद चक्रवर्ती। ये ताराचंद चक्रवर्ती वो थे जो कि ब्रह्म समाज के प्रथम महामंत्री बने। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर है। उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए 1839 ईस्वी में एक संगठन बनाया, एक सभा की स्थापना की। उस सभा को हम जानते हैं तत्वबोधिनी सभा। तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तत्वबोधिनी सभा के नाम से एक संस्था की नींव रखी। और यह तत्वबोधिनी सभा के द्वारा जो हिंदू धर्म और हिंदू समाज में जो सुधार किए जाने अपेक्षित थे, जो बुराइयां थी, उनसे संबंधित राजा राम मोहन राय के चिंतन को लोगों के बीच में रखने के लिए इस तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित की। और यह तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर है वो 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त होते हैं और उन्होंने ब्रह्म समाज को एक वैचारिक संगठन प्रदान किया, एक सुसंगति बनाई और उस संगठन को एक सांगठनिक आधार दिया। तो ब्रह्म समाज की सांगठनिक व्यवस्था स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को। और वो हिंदू धर्म और समाज के लिए जो भी कार्य अपेक्षित थे, जिनको प्रारंभ किया था राजा राम मोहन राय ने, उसी दिशा में वो निरंतर देवेंद्रनाथ टैगोर के अधीन ब्रह्म समाज को कार्य कर रहा होता है। इसी से बाद में कुछ समय के बाद में 1850 ईस्वी के दशक में इस ब्रह्म समाज के साथ केशव चंद्र सेन की नजदीकियां बढ़ती हैं। केशव चंद्र सेन एक अच्छे चिंतक थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे पढ़े लिखे हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर को केशव चंद्र सेन है वो प्रभावित करते हैं और केशव चंद्र सेन को वो आचार्य बना देते हैं 1857-58 ईस्वी के करीब। अब केशव चंद्र सेन के आचार्यत्व में ब्रह्म समाज है वो एक नई करवट लेता है। ब्रह्म समाज को एक नई दिशा मिलती है क्योंकि केशव चंद्र सेन है वो उदारवादी दृष्टि को रखते थे वाले व्यक्ति थे और केशव चंद्र सेन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को मिशनरी मोड पर संचालित किया। मिशनरी मोड का मतलब इस ब्रह्म समाज को बंगाल और कलकत्ता के सीमित कुलीन वर्ग से बाहर निकाल करके उसको शेष भारत के अन्य हिस्सों जैसे महाराष्ट्र में, संयुक्त प्रांत में, मद्रास और पंजाब में इसकी शाखाएं स्थापित करने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है, इस ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर एक पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है, तो वो दिया जाता है केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन है, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं चाहते थे कि ब्रह्म समाज का जो एरिया है, उसका जो दायरा है वो बंगाल के बाहर बढ़े। लेकिन जब आचार्य पद केशव चंद्र सेन के पास आ गया तो संगठन की रीति और नीति का निर्धारण उसके द्वारा किया जाने लगा। लेकिन वहां पर देवेंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। आचार्य के दौरान उसने ब्रह्म समाज को, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इसके दो कार्य थे केशव चंद्र सेन के, एक तो ब्रह्म समाज को मिशनरी मोड पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इन्होंने बंगाल से बाहर ब्रह्म समाज को इन्होंने फैलाया, संयुक्त प्रांत में, मद्रास में, महाराष्ट्र में और पंजाब में इसकी शाखाएं खुली। इसके अलावा इनका दूसरा कार्य था कि समाज सुधार के कार्य को गति प्रदान करना और उसमें कुछ नवीनता लाना। इन्होंने ब्रह्म समाज के कुछ बेसिक मुद्दों को उठाए। उन्होंने कहा कि ब्रह्म समाज में आज तक जो विभिन्न मुद्दों पर जो पाठ किया जाता है वो संस्कृत में किया जाता है, तो हमें संस्कृत की परिधि से भी बाहर निकलें। उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म समाज में जो प्रचारक के पद आज तक केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित है, वो प्रचारक के पदों पर अन्य जातियों के लोगों को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तभी ही हम वास्तव में सामाजिक समानता के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम जातिगत प्रथा के जो कठोरता के नियमों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जाति प्रथा में हम उदारता के तत्वों का समावेश कर सकेंगे। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर को ये पसंद नहीं था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को जब लगता है कि केशव चंद्र सेन के अधीन जो ब्रह्म समाज है वो अतिवादी रुख अपना रहा है और वो हिंदू धर्म से बाहर अन्य धर्मों की विचारों को भी इसमें समावेश करना चाह रहा है, तो केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया जाता है 1865 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन के साथ भी उसके कार्य करने के दौरान बहुत सारे अनुयायियों का एक वर्ग है वो तैयार हो गया था। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच के जो वैचारिक मतभेद के कारण, क्योंकि केशव चंद्र सेन उसको और ज्यादा उदारवादी बनाना चाहते थे ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज में प्रचारक के पद को वो सभी जातियों के लिए खोल देना चाहते थे, अंतर जातीय विवाह को वो प्रोत्साहन देना चाहते थे और सभी धर्मों की अच्छी बातों का भी, उनके अलग अलग जो भाषाओं के पाठों का भी वो ब्रह्म समाज के अंदर अनुवाद करवाना चाहते थे।
ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर को पसंद नहीं थी। वो हिंदू धर्म और ब्रह्म समाज का जो प्रचारकों का जो पद है, जो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित की गई थी, वो उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। यहां पर देखा जाए तो केशव चंद्र सेन की दृष्टि ज्यादा प्रगतिशील थी, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर है वो कहीं ना कहीं एक संकुचित दृष्टिकोण को अपनाए हुए हैं। इसका परिणति ये होती है कि 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से अलग कर दिया जाता है। लेकिन केशव चंद्र सेन के भी कुछ फॉलोअर्स हो गए थे जो उसके विचारों में विश्वास रखते थे। तो 1866 ईस्वी में 1865-66 ईस्वी में ब्रह्म समाज में पहला वैचारिक विभाजन देखने को मिलता है। देवेंद्रनाथ टैगोर के अधीन ब्रह्म समाज है जो अस्तित्व में रहता है, वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन के अधीन ब्रह्म समाज की जो एक नवीन शाखा स्थापित हुई वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज ने अपने उदारवादी तरीके के आधार पर लगातार कार्य करना प्रारंभ किया। केशव चंद्र सेन के बहुत सारे जो लोगों को जो उदारवादी सोच रखते थे उनको अपने भारतीय समाज में तेजी से आकर्षित किया। इसी समय केशव चंद्र सेन के विचारों में रेडिकल प्रवृत्ति का तेजी से समावेश होता जा रहा था। 1872 ईस्वी में 1872 में ब्रह्मो मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज एक्ट है वो पारित होता है। इस ब्रह्मो मैरिज एक्ट में सभी अंतरजातीय विवाहों को भी मान्यता दी गई, विधवा विवाहों को भी मान्यता दी गई, और इसके अलावा इसमें विवाह की आयु है वो तय की गई। अंतरजातीय विवाहों को और जो विधवा विवाह को जो मान्यता दी गई उसमें यहाँ पर एक गलत बात है वो डाल दी गई कि इन विवाहों को तभी ब्रह्म समाज मान्यता देगा, भारतीय ब्रह्म समाज, कि जब वो संबंधी शादी करने वाले लोग हैं हिंदू धर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लें। लेकिन ये एक ऐसा क्लोज था जिसके कारण से अंतरजातीय विवाह है वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। लेकिन इस सिविल मैरिज एक्ट 1872 की एक और बात थी कि इसमें लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु है वो तय की गई। उसमें लड़कों के लिए 18 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। केशव चंद्र सेन के अधीन इस मान्यताओं का लगातार पालन किया जा रहा था। लेकिन 1878 ईस्वी में एक बार फिर से ब्रह्म समाज में एक और विभाजन देखने को मिलता है। एक्चुअल में हुआ यह था कि 1878 ईस्वी में स्वयं केशव चंद्र सेन अपने विचारों से, अपनी प्रतिबद्धता से विमुख हो जाते हैं। 1878 ईस्वी में अपनी 13 वर्षीय लड़की की शादी वो कूच बिहार के राजा से कर देते हैं। तो जो सिविल मैरिज एक्ट, जो ब्रह्म मैरिज एक्ट में जो विवाह की आयु तय की गई थी कि हम बाल विवाह नहीं होने देंगे, उसका एक प्रकार से जब अपनी बेटी की शादी की बात आई तो केशव चंद्र सेन उसका उल्लंघन करते हैं। तो केशव चंद्र सेन में जो लोग आस्था रखते थे उनका केशव चंद्र सेन से एक प्रकार से मोह भंग हो जाता है और केशव चंद्र सेन से अलग होकर के, अर्थात भारतीय समाज, भारतीय ब्रह्म समाज से एक और वर्ग टूट करके अलग हो जाता है जिन्होंने अपने को साधारण ब्रह्म समाज कहा। अब ब्रह्म समाज 3 रूपों में यहां पर प्रचलन में है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के अधीन, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के अधीन, और साधारण ब्रह्म समाज जो 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से वैचारिक मतभेदों के कारण से अस्तित्व में है। लेकिन केशव चंद्र सेन जो 1865 से और 70 के दशक में जिस प्रकार के रेडिकल विचारों के समर्थक थे, धीरे धीरे एक बार फिर से वो परंपरावाद की ओर झुकने लग जाता है। 1878 ईस्वी के बाद रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी निकटता बढ़ने लगती है और जो सुधारवाद की जो मुहिम पर चले हुए थे एक बार फिर से वो परंपरावाद की ओर लौटते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म समाज में जो वैचारिक विभाजन थे, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों में जो कोई साम्यता नहीं दिखाई दी, तो धीरे धीरे ब्रह्म समाज का दायरा है वो सीमित होता गया और ब्रह्म समाज ने अपना वो वैचारिक आधार खो दिया, क्योंकि इसमें लगातार विभाजन होते जा रहे थे। किसी भी एक विचार पर कोई भी जो प्रचारक था वो टिका नहीं रहा, इसने अपना दायरा है वो बहुत सीमित कर रखा था। तो ब्रह्म समाज बाद में जो आक्रामक हिंदू पुनरुत्थानवाद से संबंधित जो आंदोलन हुए, जैसे आर्य समाज, उनके आगे इन्होंने अपने हथियार डाल दिए और ब्रह्म समाज जो तेजी से बढ़ा था बंगाल में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के लिए, और जिसकी प्रेरणा से बाद में प्रार्थना समाज मद्रास में स्थापित हुए, बंबई में स्थापित हुए, वो अपने ही मूल पृष्ठभूमि में, अपने मूल क्षेत्र में अपना एक वैचारिक जनाधार है वो धीरे धीरे खोने लग गया। लेकिन ब्रह्म समाज का
बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में राजा राम मोहन राय की परंपराओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हमने इस विभाजन की बात है वो कर चुके हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के द्वारा जो कार्य किए गए, अगर उनका मूल्यांकन करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को जो तर्कवाद, मानववाद और विज्ञानवाद के आधार पर स्थापित किया, उन्होंने आगे आने वाले सामाजिक और धार्मिक चिंतकों के लिए जो जागरण का काम किया बाद में, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती हो या बाद में गांधी जी के विचार हो या ज्योतिबा फूले के कार्य हो, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और संपूर्ण भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने समाज, अपने अपने धार्मिक ढांचे में सुधार करने के लिए जो चिंतकों की एक बाढ़ आई, जागरण के लिए जो अभियान प्रारंभ किए गए, उन सब की एक नींव तैयार करने का काम है वो राजा राम मोहन राय ने किया। और राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज ने इस प्रकार के संगठनों की स्थापना के लिए एक प्रेरणा है वो प्रदान की। हालांकि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का प्रभाव और दायरा है वो सीमित था, लेकिन प्रभाव और दायरा उन परिस्थितियों में जब हिंदू समाज पर धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवाद, पुरोहितवाद और वर्चस्ववाद हावी था, उन परिस्थितियों में आपने आगे बढ़कर के कोई आवाज उठाना ये एक साहस का कदम था। प्रभाव और दायरा सीमित था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंगाल का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है वो राजा राम मोहन राय ने कभी भी अपना कार्य क्षेत्र है वो बंगाल से बाहर निर्धारित नहीं किया। ब्रह्म समाज भी जब गया तो उसमें विभिन्न प्रकार की उथल पुथल है, नए विचारों को अपनाने को लेकर के देखने को मिली। और बाद में ब्रह्म समाज है वो भी धीरे धीरे पुनरुत्थानवाद की ओर मुड़ जाता है और कई कुरीतियों का, कई बुराइयों का शिकार हो जाता है। लेकिन शुरुआत में ब्रह्म समाज ने जो भी कार्य किए, जो भी मिशन प्रारंभ किया, केशव चंद्र सेन के अधीन जो रेडिकल रुख अपनाया, वो वास्तव में उनका एक सराहनीय कदम था। और मद्रास और महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज जो के मूल में तो वो ब्रह्म समाज का जो संगठन प्रेरणा थी, या हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का ब्रह्म समाज जो प्रार्थना समाज के नाम से जाना गया और मद्रास का ब्रह्म समाज है वो भी प्रार्थना समाज के नाम से जाना गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान था, यानी ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर फैलाने में, वो सबसे बड़ा योगदान था केशव चंद्र सेन। इसके अगर हम दायरे की बात करें, इसके प्रभाव की बात करें तो बंगाल से ज़्यादा ये फैल नहीं पाया और समाज के केवल एक कुलीन और उच्च वर्ग तक ही इसका प्रभाव सीमित था। व्यापक जन सहभागिता का अभाव था, क्योंकि स्त्रियों की जैसी दशा थी और जिस प्रकार की स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था वो केवल उच्च वर्ग की जातियों के स्त्रियों के साथ का मुद्दा था। निम्न वर्ग के लोगों के साथ इन्होंने किसी भी प्रकार का संवाद करने का प्रयास नहीं किया और उन्होंने उन लोगों को जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। तो हम ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद भी राजा राम मोहन राय के जो चिंतन था वो एक आधुनिक भारत की नींव डालने वाला चिंतन था। भारत के जो बाद में आने वाले जो बुद्धिजीवी उस दिशा को सोचने में के लिए प्रेरित करने वाला था। नींव का पत्थर का जो काम किया सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में, वो राजा राम मोहन राय के चिंतन ने किया और ब्रह्म समाज ने किया। तो इस संदर्भ में इनके योगदान और मूल्यांकन को देखा जा सकता है। हालांकि भारतीय समाज में सती प्रथा को लेकर के कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, विधवाओं के नारी के जीवन को लेकर के कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बाल विवाह उसी रूप में होते रहे, जातिगत कठोरता उसी रूप में विद्यमान होती रही और ऐसे प्रस्ताव और छुआछूत का व्यवहार है उसी तरह किया जाता रहा। लेकिन इन्होंने एक प्रयास किया और उस प्रयास करके उन्होंने वो आगे आने वाले समय के लिए और बाद में जब संविधान निर्माताओं ने इन सारी चीजों को बैन किया, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आधार, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इन 19वीं सदी के चिंतकों ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय उनके ब्रह्म समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे हम कभी इनकार है वो नहीं कर सकते। हमें इसी रूप में देखना होगा। बात यहां पर महत्व या परिणाम की नहीं है कि उसके कितने सार्थक परिणाम आए। उस दिशा में एक प्रयास किया, एक चिंगारी तो जलाई, जिसके बाद में एक विशाल मशाल है वो बननी थी। और विशाल मशाल बनाने का काम में बाद में जब भारत में 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से पकड़ा तो कई जाति के सुधार को लेकर के आंदोलन हुए। उनकी तीव्रता भी थी, उनका दायरा भी व्यापक था। मंदिर सुधार के लिए आंदोलन हुए, महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन हुए, दलितों की स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन हुए और भारतीय के संविधान में
उन सब चीज़ों के सम्मिलित रूप से, उनकी अंतिम रूप से उनको निष्पादित किया गया, उन सारे सुधारों को शामिल किया गया। और आज भारत का जो संविधान है प्रत्येक व्यक्ति की समानता की बात करती है, पुरुष और महिला के साथ समान व्यवहार किए जाने की बात करती है। इसमें जाति, ऐसे प्रस्ताव और छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। तो लेकिन इस भारतीय संविधान में भी ये चीजें स्थापित हुई, उनके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। वो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के जो अगुआ थे, राजा राममोहन राय का जो चिंतन था, तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद, उसको हम किसी भी प्रकार से कमतर करके नहीं आंक सकते। हमें इसी संदर्भ में राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। राजा राममोहन राय के चिंतन, जीवन दर्शन को हमने देखा, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजा राममोहन राय ने किन किन संगठनों की स्थापना की, कौन कौन से समाचार पत्र निकाले, राजा राममोहन राय के चिंतन में किसकी प्रधानता थी। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य के थे, लेकिन राजा राममोहन राय पश्चिम के अंधानुकरण के समर्थक नहीं थे। तो राजा राममोहन राय के जीवन दर्शन चिंतन से संबंधित क्वेश्चन है, लाइनों के रूप में अच्छे स्टैंडर्ड के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। राजा राममोहन राय के बाद में आचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए, तत्वबोधिनी सभा किसने स्थापित की, तत्वबोधिनी पत्रिका क्या थी, केशव चंद्र सेन के अधीन जो ब्रह्म समाज था उसका क्या रुख रहा, ब्रह्म समाज को मिशनरी मोड पर किसने संचालित किया, ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों तक ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है, और 1872 का सिविल मैरिज एक्ट है वो क्या था, 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की किस गलती के कारण से ब्रह्म समाज का एक और विभाजन है वो देखने को मिला। तो इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के संकल्पनात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न है वो एग्जाम में किसी भी स्तर के पूछे जाए। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस व्याख्यान को सुनने के बाद में आप किसी भी प्रकार से उसका मूल्यांकन कराएं, एग्जामिनर या किसी भी स्टैंडर्ड के एग्जाम हो, या आपको कोई पब्लिक डिबेट में इस पर बात करनी हो तो आपको कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। आपकी एक स्पष्ट दृष्टि है इस व्याख्यान को सुनने के बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख स्तंभ के रूप में राजा राममोहन राय की दृष्टि और ब्रह्म समाज के बारे में विकसित होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज है आप छोड़ सकते हैं। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी को इस व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।